नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे जनवरी 2022 का। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक पार्ट और आएगा। करंट अफेयर्स बहुत सारा था तो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसके पहले एक वीडियो और आ चुका है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो वो जो करंट अफेयर्स था वो दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स था। उसमें थोड़ा सा थंबनेल पे मिस्टेक हो गया था, जनवरी 2022 लिखा गया था उसमें, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा थंबनेल पे। तो मंथ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट अफेयर्स तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपका मंथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा चीज़ें आपको पढ़नी है, वो सही है उसमें, ठीक है। तो ये जो है वो जनवरी 2022 का फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट इसका और आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चैनल पे इंडिया के करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट पे जाके आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो जनवरी 2022 का फर्स्ट पार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, समर्थन मूल्य पर, समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको केंद्र सरकार देती है समर्थन मूल्य को। जो राज्य सरकार देती है वो क्या करती है? सिर्फ बोनस देती है। मतलब कि जैसे कि 1940 रुपये केंद्र धान का समर्थन मूल्य डिसाइड हो गया, केंद्र सरकार डिसाइड करती है उसको। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ देना है उसको बोनस कहा जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ 2500 रुपये में छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है, तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा है 2500 रुपये का, वो बोनस कहलाता है, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार देती है। तो बोनस एक अलग चीज़ है, लेकिन समर्थन मूल्य जो है, जो धान का समर्थन मूल्य जैसे कि 1940 रुपये है, ठीक है, सामान्य धान का, तो वो समर्थन मूल्य जो है वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। तो मतलब केंद्र सरकार देती है, ठीक, और बाकी बोनस जो है वो राज्य सरकार देती है। समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, MSP। किसानों को उनकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य देना न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। मतलब पहले इसको क्या किया गया था? पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता था, तो किसानों के बीच में असमंजस रहता था कि जो फसल हम लोग उगा रहे हैं उसका एक तो मूल्य तय नहीं होता था, कोई रेट तय नहीं होता, फिक्स नहीं होता था, या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा उसकी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती थी। तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया, जिसके तहत जिसके साथ सरकार जो है वो न्यूनतम इतने मूल्य पर तो उनकी फसलों को खरीदती ही है। धान, कोदो, धान है ना, मक्का, सोयाबीन, ये सब चीज़ों की खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पर की जाती रही है। दो चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, एक कोदो कुटकी और एक रागी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से कि समर्थन मूल्य पर किन दो फसलों को ऐड किया गया है। तो कोदो कुटकी और रागी को भी अब जो है वो सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। तो उसके समर्थन मूल्य को देखना है और उसका जो मंथ है कब से कब तक खरीदेगी उसको देखना है। तो कोदो कुटकी का खरीद दिनांक क्या है? जितनी फसल पे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, कब से कब तक खरीदी करेगी वो भी, और ये समर्थन मूल्य कब कितने में खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। कोदो कुटकी को 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सरकार खरीदी का दिनांक रखा गया है, इस बीच खरीदेगी। इसको डेट को भी पूछता है ना, याद रखना इसको। कितना समर्थन मूल्य? 3000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया है। कितना? 3000 रुपये प्रति क्विंटल इसका समर्थन मूल्य कोदो कुटकी का, जो अभी नई फसल है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है। रागी का भी दिनांक 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 ही है। समर्थन मूल्य 3377 रुपये प्रति क्विंटल। ये दोनों को याद रखना, नया ऐड हुआ है इसलिए ज़रूरी है। धान तो पहले से खरीदा जा रहा है, तो धान का खरीदी दिनांक है 1 दिसंबर से 7 जनवरी। ये 1 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 था, लेकिन इसका डेट को उस ड्यूरेशन में पूरा धान खरीदी नहीं हो पाया, इसलिए 7 दिन बढ़ा दिया गया था। ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें आया भी था एक पेपर में व्यापम के, कि इसको कितने से कितने तारीख तक खरीदा जा रहा है, तो 7 जनवरी 2022 तक। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल है, और धान ग्रेड ए जो थोड़ा हाई क्वालिटी का है 1960 रुपये प्रति क्विंटल में इसको खरीदा जा रहा है, ये इसका समर्थन मूल्य है। तो ये चीज़ भी याद रखना। मक्का की खरीदी 1 दिसंबर से 28 फरवरी, 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022, मतलब कोदो कुटकी, रागी और मटका तीनों का जो खरीदी का डेट है वो सेम है। धान का बस थोड़ा दूसरा है, 1 दिसंबर से 7 जनवरी तक है। मक्का को खरीदा जा रहा है 1870 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, ये सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। याद रखना इतने को। कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप जब आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ते हैं तो रिसेंटली पटवारी का एग्जाम है, ADO का पेपर आएगा,
और उसके बाद हॉस्टल वार्डन भी आने वाला है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या पीएससी का भी जो तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट को कभी कुछ भी चीज़ स्किप मत किया करो, या फिर करंट अफेयर से संबंधित भी एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या जो है वो कृषि संबंधित कार्यों पर निर्भर है। तो जब छत्तीसगढ़ की जो भी योजनाएं हैं वो मैक्सिमम जो रहती है योजनाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड योजनाएं रहती हैं, कृषि से संबंधित योजनाएं रहती हैं। कृषि को खासकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खासकर विशेष रूप से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसलिए कृषि से संबंधित किसी भी चीज़ को आपको जब करंट अफेयर्स में भी नहीं छोड़ना है, और आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन पे भी कृषि से संबंधित पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं धान को जो है, तो वो सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, कृषि को छोड़ा मत करो, पूरा चीज़ पढ़ा करो। धान 1 एकड़ में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है सरकार। मतलब 1 एकड़ में आपका अगर धान 20 क्विंटल भी हो रहा है तो एमएसपी पे सरकार 15 क्विंटल ही खरीदेगी, तो इसको याद रखना। और मक्का को 1 एकड़ में 10 क्विंटल मक्का की खरीदी करती है एमएसपी पे सरकार। ठीक है, क्लियर है। राज्य लघु वनोपज संघ जो है वो इसकी खरीदी करता है, जो समर्थन मूल्य पर जितना भी सरकार खरीदी करती है राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक है, तो ये जो है वो ये संघ जो है वो इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कृषि उपजों की खरीदी करता है। ये हो गया आपका समर्थन मूल्य से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजपथ पर प्रदर्शित झांकी। राजपथ कहाँ है? दिल्ली में है। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रदर्शित होती है हर स्टेट से। तो पूरे 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट की झांकी नहीं प्रदर्शित होती, उसमें से चयन किया जाता है, जो अच्छी झांकियां होती हैं उसको चूज़ करके वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि पिछले बार की भी झांकी गई थी और इस बार की भी झांकी गई थी। तो पिछले बार से भी क्वेश्चन आया हुआ था पीएससी में, इस बार से भी आने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजपथ में जो गोधन न्याय योजना की झांकी प्रदर्शित की गई है, इस झांकी को सिलेक्ट किया गया था। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? जिसपे छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली योजना है, उसको फ्लैगशिप योजना कहते हैं। तो गोधन न्याय योजना का स्लोगन क्या है? नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। ठीक है, याद रखना इस स्लोगन को। नरवा मतलब नाले, गरुआ मतलब गाय भैंस, घुरुआ मतलब जहाँ पर वेस्टेज चीज़ों को फेंका जाता है और वहाँ पर कंपोस्ट यानी खाद का निर्माण किया जाता है, घुरुआ। और बारी मतलब बाड़ी, जहाँ पर साग सब्जी उगाए जाते हैं। तो इन चारों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लाई थी। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना है, इसलिए इस योजना को भी याद रखना। इसी योजना की जो झांकी है वो वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अब इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं कि इन झांकी में क्या क्या विशेषताएँ थी। तो 26 जनवरी 2022 को जो 73वां गणतंत्र दिवस था, वहाँ पर ये जो झांकी जो है प्रस्तुत की गई है। उसके बाद आप देख लेना इसमें कौन सा नृत्य कर रहे हैं। जो सब महिलाएं हैं पारंपरिक पोशाक पहन के ककसाड़ नृत्य कर रही थी। कौन सा नृत्य? ककसाड़ नृत्य, जो अबूझ छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति है? छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 5, टोटल 7 है। तो 2 जो है तो कौन सी? अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, ये 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ सरकार, जो राष्ट्रपति के द्वारा जिसको अधिसूचित किया गया है। 2 जनजाति भुंजिया और पंडो, जिसको राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। तो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से अबूझ माड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। अबूझ माड़िया जनजाति का पारंपरिक नृत्य है ककसाड़ नृत्य। तो जो ये झांकी थी, राजपथ में जो झांकी प्रदर्शित की गई है, इमेज में आपको उसका फोटो दिख रहा होगा, उसमें जो सामने महिलाएं जो नृत्य का प्रदर्शित कर रही हैं, वो जो है वो पारंपरिक पोशाक में ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे चारों ओर गमला होगा। तो वो जो गमला है वो छत्तीसगढ़ में साग सब्जी के संवर्धन, साग सब्जी और फूल पुष्प के उन्नति का प्रतीक है ना। उसके जो उसको बोया जाता है उसका प्रतीक है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि दिया गोबर का जलाया जा रहा है। ठीक है, वो गोबर के दिए का प्रतीक है, मतलब गोबर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और उसके पीछे जो है वो रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क की को जो पीछे तो पार्क टाइप का है वो रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क है। तो ये सब चीज़ों को उस झांकी में प्रदर्शित किया गया था। तो ये सब झांकी की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुरु घासीदास लोक महोत्सव। नवागढ़ विकासखंड में गुरु घासीदास लोक महोत्सव का आयोजन किया गया था। नवागढ़ विकासखंड बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है। ये जो है आयोजन 31 दिसंबर को किया गया था। भूपेश बघेल जो है यहाँ पर गए हुए थे और भूपेश बघेल ने यहाँ पर जाकर 2 घोषणाएं की मुख्य रूप से। पहली घोषणा ये थी
कि जो नवागढ़ विकास खंड है, मतलब नवागढ़ जो है वो नगर पंचायत है, उसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। ठीक है, नवागढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। और दूसरा, नवागढ़ नगर विकास खंड में जोड़ा जैत खाम की स्थापना की जाएगी, मतलब जैत खाम की स्थापना की जाएगी। ऐसा 2 जो है वो घोषणा वहाँ पर जाके किए थे। ये 4 दिवस का था, इसको याद रखना ना, 4 दिन का था ये, 4 दिन का था ये, 31 दिसंबर से 4 दिन तक ये चला था। तो गुरु घासीदास लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था बोलेगा तो नवागढ़ में किया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अमिता श्रीवास। देखिए, हिमालय की चोटियों में लद्दाख में एक चोटी है जिसका नाम है यूटी कांगरी। तो यूटी कांगरी में चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अमिता श्रीवास ने यूटी कांगरी की चोटी पर चढ़ाई की है। ठीक है, लद्दाख में है और 6070 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, अमिता श्रीवास कहाँ से संबंधित है? चांपा, जांजगीर चांपा जिले के चांपा से संबंधित है अमिता श्रीवास, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ की, चांपा जिले की। तो वो जो है यूटी कांगरी चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है। अब कोई पेपर में कई बार पूछ चुका है कि इनमें से किस पर्वतारोही ने किलिमंजारो की चोटी चढ़ाई की है, या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है, या एल्ब्रूस चोटी पर चढ़ाई की है, ये चीज़ को पूछ देता है। तो जितने भी पर्वतारोही हुए हैं छत्तीसगढ़ में, मैं उसको आपको एक साथ नाम बता रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट करके देखिए, और उसके बाद आप लोग पूरा जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चित्रसेन साहू रिसेंटली 2021 में इन्होंने पर्वतारोहण किया है, बालोद जिले से संबंधित है, माउंट किलिमंजारो, मतलब किलिमंजारो चोटी, जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वहाँ पर चढ़ाई की है। जो चित्रसेन साहू थे, उनका जो 2 पाँव हैं, दोनों ही कृत्रिम पाँव थे, मतलब नेचुरल उनके पैर नहीं थे, वो जो पैर आता है, जो मशीन वाला पैर आता है, उसको लगाकर उन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये कौन से जिले से संबंधित थे? बालोद जिले से हैं, वो किलिमंजारो चोटी पर चढ़ाई किए हैं, याद रखना। दूसरा, नैना सिंह धाकड़, ये बस्तर से संबंधित थी। नैना सिंह धाकड़ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इन्होंने। बस्तर में पर्वतारोहण एकेडमी खुल रही है इनके नाम पर। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, नीसू सिंह, ये बिलासपुर से संबंधित हैं, बिलासपुर जिले की हैं, माउंट किलिमंजारो मतलब साउथ अफ्रीका की चोटी पर चढ़ाई की इन्होंने भी। ये पहले के हैं ना, ये लोग पहले चढ़ाई कर चुके हैं। वर्तमान में अमिता श्रीवास की है, उससे पहले चित्रसेन साहू, फिर उत्तर पड़े नैना सिंह धाकड़, तो ये सीक्वेंस में है। नीसू सिंह का हो गया। यासी जैन, ये रायगढ़ जिले से संबंधित है, माउंट एल्ब्रूस पर चोटी पर चढ़ाई की है। एल्ब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, राहुल गुप्ता, ये अंबिकापुर से संबंधित है, अंबिकापुर के हैं, निवासी हैं, एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की थी इन्होंने। और सविता धापवाल, ये भिलाई से संबंधित थी और इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी ये सविता धापवाल। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। तो ये 7 तो याद रखना, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी करंट अफेयर्स है या जो भी नोटिफिकेशन है एग्जाम्स के, वो सब मैं उसमें डालते रहता हूँ। करंट अफेयर्स के PDF भी उसमें डालते रहते हैं, तो उससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोग हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या अगर लिंक नहीं है आप लोग के पास तो फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुभम GS ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, शाकंभरी बोर्ड कार्यालय लाभांडी रायपुर में शाकंभरी बोर्ड कार्यालय खोला गया है। तो चूंकि इसका कार्यालय खोला गया है इसलिए शाकंभरी बोर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए शाकंभरी बोर्ड अभी चर्चा में है क्योंकि इसका नया कार्यालय खोला गया है। शाकंभरी बोर्ड का गठन क्यों किया गया था और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, ये देख लेते हैं हम लोग। शाकंभरी बोर्ड जो है, शाकंभरी योजना चल रही है, तो शाकंभरी योजना छत्तीसगढ़ में सिंचाई से संबंधित योजना है। शाकंभरी बोर्ड जो है वो सब्जी भाजी की खेती करने वाले किसानों को लाभ देने के लिए, कि सब्जी भाजी की जो खेती कर रहे हैं वो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट पहुंचाने के लिए शाकंभरी बोर्ड का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष राम कुमार पटेल हैं। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शाकंभरी बोर्ड के राम कुमार पटेल। तो इसको याद रखना आप लोग, शाकंभरी बोर्ड को। इसका नया कार्यालय खोला गया है लाभांडी रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोन वर्राटू का मतलब होता है घर वापसी अभियान। ठीक है, तो जो नक्सली हैं
वो लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और जो नक्सली गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जो नक्सली गतिविधियां करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए ये अभियान बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, जिसका नाम है लोन वर्राटू गोंडी भाषा में, और हिंदी भाषा में इसको कहते हैं घर वापसी अभियान। इस अभियान के तहत लगभग 469 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाया गया है, इसलिए ये अभी वर्तमान में चर्चा में है। ये पहले से चल रहा है लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि बहुत सा सक्सेसफुल होते जा रहा है, ये बहुत से नक्सलियों को इसके थ्रू आत्मसमर्पण करवाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से की गई थी और ये बस्तर संभाग में चल रहा है। इसका उद्देश्य नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराने से संबंधित ये योजना है, इसको याद रखना। या फिर जो लोग मार्ग से भटक गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग केसकाल घाटी में बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन का बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार बना रही है, नेशनल हाईवे में 4 लेन बनाया जा रहा है। तो रायपुर से विशाखापट्टनम के 4 लेन के ड्यूरेशन में टोटल 4 लेन में 3 तो टनल बनाया जा रहा है, मतलब पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाई जा रही है। उस 3 में से जो एक सुरंग है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत आएगा, जो केसकाल घाटी में है, केसकाल घाटी में बनेगा। केसकाल घाटी से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं अपन। केसकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। मैं जो है वो ये छत्तीसगढ़ का जो जितने भी पर्वत पठार हैं वो सबको कवर किया हूँ। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ का पूरा हम लोगों ने कवर किया है। तो ये जो केसकाल घाटी से संबंधित मैं वहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर 12 मोड़ हैं। केसकाल घाटी जो है विशेष रूप से साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम किस्म की साल वन पाए जाते हैं केसकाल घाटी में। सब क्वेश्चन आ चुका है ना पेपर में। केसकाल घाटी में सबसे उत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं। इसमें 12 मोड़ है। इसमें तेलिन माता का एक मंदिर है। और केसकाल घाटी क्या है? जल विभाजक पर्वत का भूमिका निभाती है। केसकाल घाटी के कारण ही महानदी उत्तर की ओर और इंद्रावती नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं केसकाल घाटी से संबंधित, इसको याद रखे रहना। ठीक है, क्लियर। तो पहली 4 लेन सुरंग का कहाँ बनाया जा रहा है? केसकाल घाटी में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम। स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम क्या है? स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम जो है, देखिए, जो बच्चे जो है शाला मतलब स्कूल छोड़ चुके थे, शाला त्याग चुके थे, जो बच्चे या जो युवा किसी कारणवश गरीबी के कारण या कि कोई भी रीज़न से स्कूल छोड़ चुके थे, स्कूलिंग उनका छूट चुका था, उनको वापस से शिक्षा दिलाना, एजुकेशन दिलाना, और एजुकेशन के साथ साथ उनको रोजगार परक स्किल सिखाना, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का या फिर मैकेनिक का या फिर सिलाई का, बुनाई का, जिसमें जिसका जिस जैसा इंटरेस्ट है उस तरीके से उनको ऐसे कोई स्किल सिखाना जिसके माध्यम से वो फ्यूचर में क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट पा सके, रोजगार पा सके और अपना जीवन चला सके। तो ये सब चीज़ के लिए क्या चालू किया गया है? स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम चलाया गया है, इसी उद्देश्य से शाला त्यागी बच्चे और युवा को स्वरोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए। ठीक है, क्लियर है इसका उद्देश्य। 17 जिले के 18 स्कूल में इसको चालू किया गया है और ये 15 से 29 वर्ष के बच्चे से लेकर युवाओं तक को इसके माध्यम से ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसके माध्यम से वो फ्यूचर में क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये है ये योजना, इसको याद रखना। तो जितना भी बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी के, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।